गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये जाना था कि किसी भी संकरण के बारे में कैसे पता कर सकते हैं, कैसे हम पता लगाएंगे केंद्रीय परमाणु में कौन सा संकरण है। तो उसके लिए हमें उसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, वो कितने परमाणु से जुड़ा है इसके बारे में पता होना चाहिए, या फिर उसके लोन पेयर कितने हैं अगर उसके पास हैं तो पता होना चाहिए। उससे हम उसके संकरण के बारे में पता लगा सकते हैं। उसकी एक ट्रिक होती है, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में पढ़ेंगे एक जो थ्योरी है, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जिसे कहते हैं, या जिसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण सिद्धांत भी जिसे कहते हैं, उस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इस थ्योरी से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्यामिति निर्धारित होती है, ठीक है। और जो लोन पेयर है, जो बॉन्ड पेयर हैं, उनके रिपल्शन पर ये आधारित है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जस्ट ए मिनट। ओके, 1957 में गिलेस्पी और नाइहोम, इन्होंने अकार्बनिक यौगिकों की त्रिविम में जो व्यवस्था है उसको समझने के लिए एक नियम दिया, और इस नियम का उन्होंने नाम दिया संयुक्ता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, ठीक है। तो इन टर्म को याद रखिएगा, एक तो संयुक्ता कोश, दूसरा है इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ युग्म है, वो यहाँ पर दो तरीके उन्होंने बताए, एक एकल युग्म और एक बंध युग्म। एकल युग्म को हम इंग्लिश में कहते हैं दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बंध युग्म कहलाता है बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो जो सेंट्रल एटम होता है उसके जो लोन पेयर हैं और जो बॉन्ड पेयर हैं, उनकी जो म्यूचुअल रिपल्शन पर ये बेस्ड है ये थ्योरी, ठीक है। जो पारस्परिक प्रतिकर्षण होता है उनका, उस पर ये थ्योरी बेस्ड है। तो किसी अणु में जो ज्यामिति है वो इस तरह निर्धारित होती है कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि उसका जो प्रतिकर्षण है उन एकल युग्मों या बंध युग्मों के बीच में मिनिमम हो, वो ज्यामिति कोई भी अणु ले लेता है जिसमें कि एकल बंध और बंध युग्म के बीच में जो प्रतिकर्षण है वो मिनिमम हो, जिससे कि वो स्थायी रहे, उसकी ऊर्जा न्यूनतम रहे, ठीक है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी ज्यामिति नियमित ज्यामिति होती है, जिस या उसका जो ज्योमेट्री है वो बिल्कुल रेगुलर ज्योमेट्री होती है। जो हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़े हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि जब sp3 हाइब्रिडाइज होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, तो वो उसकी रेगुलर ज्योमेट्री है। लेकिन जैसे ही उसमें कोई अगर लोन पेयर आ जाता है तो वो उसका जो रेगुलर ज्योमेट्री है उससे वो डिस्टॉर्ट कर जाता है, वो उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर सभी बंधी कक्षक हैं, सभी बॉन्डिंग पेयर ही हैं, तो वहां पर तो रेगुलर ज्योमेट्री ही पाई जाएगी। तो जैसे उदाहरण के लिए ये सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अगर उसको देखें वहां पे जैसे CH4 है, तो CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इसमें 4 बंधी इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर अगर हम देखें, ठीक है, 0 होता है। तो इसका जो रेगुलर ज्यामिति है वो है चतुष्फल की है, टेट्राहेड्रल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का इसमें एंगल होता है ना। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऊपर हमने देखा है BCl3 BF3, ठीक है। इसमें जो बंधी इलेक्ट्रॉन है वो है 3 और एक खाली ऑर्बिटल होता है, ठीक है। ये होता है त्रिकोणीय समतल, 120 डिग्री का एंगल है, ओके। थर्ड sp हाइब्रिडाइज्ड, BeCl2 इसका एग्जांपल है, ठीक है। दो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म में लोन पेयर कोई भी नहीं है, दो ऑर्बिटल खाली होते हैं इसके पास में। वो जो खाली ऑर्बिटल है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं, ल्यूइस एसिड जिन्हें हम कहते हैं। ये रेखीय होता है, 180 डिग्री का एंगल है। sp3d PCl5 इज एग्जांपल, दो ऐसे अक्षीय होते हैं, ठीक है। क्लोरीन सॉरी, दो क्लोरीन ऊपर नीचे लगे रहते हैं और तीन बाकी भूमध्यीय रहते हैं। तो तीन के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है, और बाकी जो ऊपर है और जो एक प्लेन में उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये इसका त्रिकोणीय द्विपरिमितीय रेगुलर ज्योमेट्री है ना, रेगुलर ज्योमेट्री होती है। ऐसे ही sp3 sp3 अगर 3d2 अगर हम देखें, SF6 एग्जांपल है, 6 बंधे इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, रेगुलर इसकी ज्योमेट्री है, अष्टफल की 90 डिग्री का इसमें एंगल है ना। तो ये सब नियमित ज्यामिति है, रेगुलर ज्योमेट्री है, जबकि सिर्फ और सिर्फ बंधी कक्षक होते हैं। लेकिन जैसे ही एकल युग्म इसके अंदर आ जाता है तो फिर ये थ्योरी
काम करती है। ये थ्योरी ये कहती है कि जैसे ही एकल युग्म आता है तो बंधी कक्षकों के बीच और एकल युग्म के बीच जो प्रतिकर्षण है, जिस भी ज्यामिति में जाके वो नॉर्मल होगा, मिनिमम होगा, सॉरी न्यूनतम होगा, उसी ज्यामिति को, उसी ज्योमेट्री को वो मॉलिक्यूल अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर ज्योमेट्री ही हो। तो sp3 हाइब्रिडाइज हम देख के ये नहीं कह सकते कि ये टेट्राहेड्रल ही होगा। वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो सकता है, वो वी शेप हो सकता है, वो इवन लीनियर भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा किस पे, कि उसमें कितने लोन पेयर हैं और उनके बीच में जो रिपल्शन है वो कैसे वर्क कर रहा है। तो उस चीज को ये जो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है ये बताती है। ठीक है, तो यदि ये बता दिया मैंने कि यदि अणु में बंधी एवं एकल युग्म दोनों उपस्थित हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण के क्रम में अंतर के कारण उस अणु की ज्यामिति नियमित नहीं होती है, वरन डिस्टॉर्टेड हो जाती है ना। या जो उनकी ज्यामिति है, जो उनकी ज्योमेट्री है, वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की नंबर संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, ये जो रिपल्शन होता है इसका जो मेजरमेंट है, इसकी जो परास है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, वो उसका जो क्रम होता है वो इस तरह होता है कि लोन पेयर जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होता है। इसका कारण ये है कि जो लोन पेयर होता है, जो एकांकी युग्म है, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय परमाणु पे होता है या एक ही परमाणु से संबंधित है और उसका फैलाव ज्यादा होता है स्पेस में, इसीलिए वो रिपल्शन भी ज्यादा करता है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये तो एक बॉन्डिंग पेयर है और इसमें ये बॉन्डिंग पेयर 3 है और एक लोन पेयर है। तो जैसा दिखाया गया कि लोन पेयर का जो विस्तार है वो ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा रिपल्शन करता है। तो लोन पेयर सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम और बॉन्ड पेयर सबसे कम होता है। ठीक है, बंधी युग्म और अबंधी युग्म या एकल युग्म, इनमें अंतर, ठीक है, क्या होते हैं आप जानते ही होंगे। बंधी युग्म जो केंद्रीय परमाणु एवं उससे बंधित परमाणु के मध्य में साझित होता है और बंध बनाता है। जैसे कार्बन में सपोज मीथेन का अगर एग्जांपल हम लें तो ये इसके पास 4 बंधी युग्म है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर, सेम ऐसे ही यहाँ पर। तो ये सारे क्या हैं, बॉन्डिंग पेयर कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अमोनिया की, ठीक है, NH3 की, NH3 की, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक एक साझे का है दोनों का। ये जो है ये बंधी युग्म है, ये बंधी युग्म है, ये बंधी युग्म है। ठीक है, बंधी युग्म समझ में आ गया होगा। अब अबंधी युग्म या एकल युग्म, तो एकल युग्म क्या है, जो सिर्फ केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में ही रहता है और बंध बनाने में काम में नहीं आता है। वो संकरण में तो काम में आया था, अगर आपको याद हो तो पीछे पढ़ लीजिएगा, लेकिन बंध बनाने के काम में वो नहीं आता है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, उप सहसंयोजक बंध बनाने में, जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनमें जो केंद्रीय धातु होती है वो अपने खाली ऑर्बिटल उपलब्ध कराती है, उनमें जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन डाल देता है। तो NH3 में ये 3 इसमें बंध युग्म है और यहाँ पर ये जो दिखाते हैं ये इसका लोन पेयर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है होते हैं जो बॉन्डेज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और सिर्फ नाइट्रोजन से उनका लेना देना होता है। तो रिपल्शन की जब बात आती है तो इन्हीं रिपल्शन की हम बात कर रहे हैं कि जैसे अमोनिया है, सपोज मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, तो ये इसका लोन पेयर है और ये इसके 3 इसके बी बॉन्ड पेयर हो गए, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो ये जो है ये तो कहलाएगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये वाला जो है, और ये जो रिपल्शन होगा ये कहलाएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिलेशन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये तो पता ही होगा, है ना, पिरामिडी स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, तो ये तीनों हाइड्रोजन ये सेम डिस्टेंस पे, ये 2D में दिखाई दे रहा है आपको, पर 3D में ये बिल्कुल ऐसे 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 इसको मान लीजिए, तो 2D में इनकी बिल्कुल डिस्टेंस सेम है और तीनों को एक्साइज रिपेल करेगा ये, है ना। तो उससे क्या फर्क पड़ता है अभी देखते हैं। तो जैसे sp3 हाइब्रिडाइज था रेगुलर, वो था CH4 जो हमने ऊपर पढ़ा,
4 बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म में, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कोई भी नहीं था, चतुष्फलकी था, 109 डिग्री 28 मिनट इसका एंगल था। लेकिन जैसे ही अमोनिया की बात आती है, हाइब्रिडाइजेशन में भी sp3 ही होता है, लेकिन एक लोन पेयर इसमें आ जाता है। तो 3 बॉन्डिंग पेयर है जैसा हमने देखा, और एक लोन पेयर है, यहां भी हमने बनाया हुआ है, इसको यहां देख लेते हैं। तो इसका आकार पिरामिडी है। अब बॉन्ड एंगल कैसे कम हो गया? बॉन्ड एंगल पहले था 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया 107। तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो लोन पेयर था, ये थे बॉन्ड पेयर। तो यहाँ दो तरह के रिपल्शन है, एक है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है, जो इनके बीच में है, ये तो बॉन्ड को बड़ा करेगा इनके, ठीक है। दूसरा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है, जो इसको छोटा करेगा। दोनों में डोमिनेटिंग कौन सा है, ये ऊपर देख चुके हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, इस एंगल को ये कम कर देगा, इसको स्क्यूज करेगा, इसको इस तरह अंदर की तरफ धक्का देगा। उससे क्या होता है, एंगल जो होता है 109 से लेकर 107 रह जाता है, ठीक है। पहला एग्जांपल। दूसरा H2O को अगर देखें, तो H2O में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अंतर क्या आ गया, दो बॉन्डिंग पेयर हैं जो हमें पता है ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर यहां हम देखें, दो बॉन्डिंग पेयर है इसके पास, ये ऑक्सीजन है, केंद्रीय परमाणु, हाइड्रोजन से जुड़े हुए दो बॉन्डिंग पेयर, एक येरा बॉन्डिंग पेयर, एक येरा बॉन्डिंग पेयर। साथ में इसके पास क्या है, दो लोन पेयर हैं, ठीक है। तो यहां 3 तरह के रिपल्शंस हो जाएंगे। पहला है लोन पेयर, लोन पेयर जो कि इन दोनों के बीच में होगा। तो जब इन दोनों के बीच में होगा, तो ये क्या करेंगे, ऐसे फैलाव करेंगे, रिपल्शन होगा तो फैलेंगे। जब ये फैलेंगे तो प्रेशर कहां जाएगा, वो प्रेशर ये आगे डालेंगे, आगे कहां डालेंगे, इस हाइड्रोजन पे ये वाला डालेगा, इस हाइड्रोजन पे ये वाला डालेगा, तो ये आपस में और पास आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा रिपल्शन कौन सा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इस लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के बीच भी रिपल्शन है, ठीक है, तो वो भी इसको धक्का देगा देगा लेकिन डोमिनेटिंग कौन सा है, लोन पेयर, लोन पेयर, इसलिए बजाय ये ऐसे बढ़ने के, ये दबेगा, ठीक है। और तीसरा जो है वो इन बॉन्ड पेयर ये सबसे कमजोर है, बॉन्ड पेयर ये सबसे कमजोर है, ठीक है। तो डोमिनेटिंग हो गया लोन पेयर, लोन पेयर। अगर डोमिनेटिंग बॉन्ड पेयर होता तो ये बॉन्ड एंगल और ज्यादा बड़ा हो जाता, लेकिन डोमिनेटिंग है लोन पेयर, क्योंकि उनका विस्तार ज्यादा होता है, वो एक ही परमाणु से एसोसिएट होते हैं। अल्टीमेटली ये बॉन्ड ये क्या होता है, कम हो जाता है बॉन्ड एंगल, और ये हो जाता है 104 डिग्री 0.5 डिग्री। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे बॉन्ड पेयर लोन पेयर काम करते हैं। ओके, एक एग्जांपल अच्छा इसमें आपके है H3O प्लस आयन का। ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है त्रिभुजीय पिरामिडीय, ठीक है। और अगर इसको हम देखें तो मैंने यहाँ बताया है, ये है, हाँ, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ओके। तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, ये हमें पता है ना, हमने H2O में देखा ना अभी। तो ऑक्सीजन करता क्या है कि H2O में तो उसके बाद दो एकल युग्म है, जैसा दिखाई दे रहा है, एक एकल युग्म ये रहा और एक एकल युग्म इसके पास ये रहा। तो ये क्या करेगा, एक जो लोन पेयर है इसका, वो H प्लस आयन को दान दे देता है, ठीक है। एक उप सहसंयोजक यौगिक एक तरह से बंध बनाता है। तो ये ऑक्सीजन से इस प्रोटॉन की तरफ जो H प्लस आयन है क्या गया, एक लोन पेयर गया, एकल युग्म। जब भी एकल युग्म डोनेट होता है तो क्या बनता है, उप सहसंयोजक बंध, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो H3O के अंदर 3 तरह के बंध पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और दो है कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये अगर ऑक्सीजन है, सपोज 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, है ना, और पर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 into 1 दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हम जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स।
टोटल 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में मिला के हैं। लेकिन ये जो है H3O प्लस, इसको हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। इसके ऊपर क्योंकि एक प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज का मतलब है कि इसमें से एक नेगेटिव एंटिटी चली गई है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से गया है। इसका मतलब हमारे पास रह गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो इस तरह बनता है कि ये बॉन्ड्स बने हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं। और बचा क्या है हमारे पास? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास ऐसे लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन उनमें से ये एक लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। इनमें से कोई भी एक बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ना, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो अगर इसकी NH3 से हम तुलना करें तो इसमें जो इसकी संरचना है वो त्रिभुजी पिरामिडी होती है। बंद कोण इसका 107.3 होता है। उसका रीजन वही है, कौन सा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज डोमिनेटिंग देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? अगर हम पिछली क्लास में पढ़ी हुई अगर उससे निकालने की कोशिश करें तो ये है H3O प्लस, है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है जिससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सपोज, ठीक है। तो इसके लिए स्टेरिक नंबर अगर हम निकालें तो वो क्या होगा? 3 प्लस एक लोन पेयर है इसके पास, एक दैट इज इक्वल टू 4। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसके अंदर sp3। ये इसमें sp3 हाइब्रिडेशन भी हम निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है, ठीक है, H3 प्लस आयन की स्ट्रक्चर बताने का। दूसरा SF4, ये सब हम पढ़ रहे हैं किसमें? वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसमें बॉन्ड पेयर लॉन पेयर इन दोनों के रिपल्शन के बारे में बताया गया है। SF4 इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। sp3d इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, ये हम पहले मैं आपको बता चुका हूं। इसमें क्या है? अगर हम sp3d देखें तो यहाँ पर एक इसके पास है लोन पेयर और बाकी है इसके पास बॉन्ड पेयर बनेंगे। तो 4 तो इसके बाद बॉन्ड पेयर बनेंगे, एक है लोन पेयर। तो ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें कि मिनिमम रिपल्शन हो, वो यही पॉसिबल रिडक्शन है जहां पर कि जो लोन पेयर है वो भूमध्य संकर, जो बीच का है एरिया, प्लेनर एरिया, वहां रहे, और जो एक्सियल है, एक्सिस है, उस पे फ्लोरीन रहे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर का निकल के आता है। और ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, इसका जो एंगल है वो 180 डिग्री से 177 डिग्री हो जाता है। ये एंगल जो है, क्योंकि ये बॉन्ड, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, तो ये रिपेल करेगा यहाँ भी और यहाँ भी। अल्टीमेटली क्या होगा? ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा। ऐसे ही 90 डिग्री से ये 89 डिग्री हो जाता है, क्योंकि ये इसको धक्का दे रहा है ना। तो ये विकृत चतुष्फलकीय संरचना कहलाती है। ओके, नेक्स्ट ClF3, ये भी हमने पढ़ा हुआ है ClF3, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, 2 लोन पेयर है इसके अंदर, तो वही भूमध्य स्थिति में 2 एक्सियल पे हैं और एक फ्लोरीन भी भूमध्य स्थिति पे है। तो इस तरह एक स्ट्रक्चर बनाता है। ये इसको कह लीजिए आप टी स्ट्रक्चर होता है ये, है ना। देन ICl2 माइनस, ICl2 माइनस sp3d हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर। 3 एकल युग्म है इसमें, ये दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। 3 लोन पेयर हो गया ना, 1 2 3 लोन पेयर है एंड 2 ये बॉन्ड पेयर है इसके अंदर। तो एकल युग्म है जो भूमध्य स्थिति में है, 2 ऐसे ऊपर नीचे होते हैं, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर हो जाती है ना। ICl2 माइनस। ओके, तो ये एक नियम था बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। जो पहला नियम हमने पढ़ा कि अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं तो जो ज्योमेट्री होती है वो रेगुलर ज्योमेट्री होती है। दूसरा नियम था कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसमें लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन उससे कम होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होता है। तीसरा नियम ये कहता है, ये क्वेश्चन आता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आपको ये दे दिया जाएगा सपोज PbR3, जिसमें कि एक जो एटम है वो सेम होगा, ठीक है, PCl3 और PF3, ठीक है। इनको
इनके बॉन्ड एंगल के क्रम में जमाइए। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमेशा इनऑर्गेनिक में या किसी भी सवाल में जब कोई चीज कॉमन है तो वो तो सवाल का जवाब है नहीं। सवाल का जवाब कौन सी चीज देगी, जो चेंज हो रही है। तो चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे हैलाइड चेंज हो रहे हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और ये चेंज हो रहे हैं तो ये साथ में इनमें क्या रिलेशन है, सबसे पहले रिलेशन ध्यान में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेंज हो रही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी, एफ सी एल बी आर आई, ये क्रम होता है ना, सी एल बी आर आई, एफ सी एल बी आर आई। ठीक है, सबसे ज्यादा, उससे कम, सबसे कम। तो हम देखें तो जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसके लिए बॉन्ड एंगल सबसे कम आ रहा है। उससे बड़ी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया, एंड सो ऑन। ऐसा इसमें हो रहा है, बॉन्ड एंगल कम, सबसे कम। ठीक है, एफ सी एल बी आर, ये क्रम थोड़ा उल्टा हो गया यहाँ पे ना, यहाँ आना चाहिए, ये यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हो रहा है इसको अगर यहाँ देखें तो सेम वही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्रम में एफ सी एल बी आर आई, एफ सॉरी एफ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सी एल उसके बाद पी आर सबसे। ठीक है, और अगर बॉन्ड एंगल का देखें तो हम, ये उल्टा क्रम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा है बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो रहा है। ठीक है, ये नियम है। ऐसा क्यों होता है, ये देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोन पेयर है, सपोज ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसकी ज्यादा है उसकी ओर वो जो बॉन्ड पेयर है वो खींचे होंगे। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले परमाणु की विद्युत ऋणता अगर ज्यादा होती है तो बंद युग्म उसकी तरफ ज्यादा जाते हैं। उसके ज्यादा जाने से क्या होगा, बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण कम हो जाता है और बॉन्ड जो एंगल है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से, सपोज ये एक्स था, ये वाई था, ये भी वाई है सपोज। ठीक है, तो एक सिचुएशन समझते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, तो ये एक स्थिति बनी हुई है। अगर हम माने कि वाई की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से दूर चले जाते हैं बॉन्ड पेयर के। जैसे ही बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं इनके आपस का रिपल्शन कम हो जाता है, और जैसे ही रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन क्या कर रहा था, इनको दूर कर रहा था, रिपल्शन कम होगा तो जो दूसरे जो सपोज यहाँ पे कोई लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इनका जो प्रभाव है ज्यादा हो जाएगा और ये क्या होगा, ये पास आ जाएंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन उस सेंट्रल एटम से दूर जाता है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ठीक है, और वाइस वर्सा, अगर इसका उल्टा होगा तो उल्टा होगा। जैसे इस केस में यदि केंद्रीय परमाणु अलग अलग हों पर जुड़े परमाणु समान हों तो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ने पर बंध कोण का मान बढ़ता है, क्योंकि केंद्रीय परमाणु उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, बॉन्ड जो बंध युग्म के हैं, और बॉन्डिंग पेयर को जैसे ही वो अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ जाएगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ा तो ये बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट नियम है इसका कि एकल बंधों से ज्यादा बहुबंधों से संबंधित कोण अधिक होते हैं। जैसे CuCl2 है एक, उसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है हमारा। ठीक है, अगर इसका बॉन्ड एंगल हम देखें तो sp2 में क्या होता है, 120 डिग्री रेगुलर ज्योमेट्री अगर है तो, लेकिन यहां पर क्या है, एक डबल बॉन्ड है। तो यही ये कह रहे हैं कि जो बहुबंध होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है, तो उससे संबंधित जो एंगल है उसका मान ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू जो एकल बंध है ना। तो यहाँ डबल बॉन्ड है वहां तो ये 120 डिग्री आ रहा है 120 डिग्री की जगह, और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहां ये 108 डिग्री आ रहा है 120 डिग्री की जगह। तो ये सारे नियम है, जो नियम हमने पढ़े कि करके ये वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को बताते हैं। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो लिमिटेशन ये है कि बहुत ज्यादा जो ध्रुवीय अणु हैं उनकी संरचना ये नहीं बता पाता है। जो संक्रमण धातु हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो बताते हैं उनका स्ट्रक्चर ये नहीं बताता है। और जो इनर्ट युग्म जो होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले जो यौगिक होते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उनकी संरचना को भी ये नहीं बताता है। तो हमने आज पढ़ा वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को। नेक्स्ट क्लास से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ कमियों को दूर करता है। सबसे बड़ी कमी है ऑक्सीजन का
पैरामैग्नेटिक होना, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम बिल्कुल भी नहीं समझा पाए। H2+ जैसे यौगिकों का बनना, आयन का बनना, जो कि हम पीबीटी से नहीं समझा पाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।